नमस्कार। मैं अरुण गोडबोले। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। और ये जो मालिका चल रही है अपनी आयकर कानून की, उसका ये 7वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हम देखेंगे सैलरी इनकम में क्या क्या आ जाता है। इनकम एक्ट के अंदर सैलरी इनकम में क्या क्या आ जाता है और सैलरी कैसे कंप्यूट की जाती है, ये देखेंगे। तो जैसा हमने पहले ही देखा कि अगर आपको इनकम मिला हो या इनकम ड्यू है, मिला नहीं है, जैसे समझो कि भी सैलरी में भी यही बात है। आपको अगर सैलरी एक्चुअली मिली हो, वो तो इनकम में आ ही जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिली हो और आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2 महीने का तनख्वाह दिया नहीं है, तो वो भी सैलरी आपकी इनकम में पकड़ ली जाएगी। यानी ए सैलरी ड्यू ऑल्सो विल बी कवर्ड, विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम। ये पहली बात है। तो सैलरी में मोटे मोटे रूप से क्या चीज़ें आ जाती है, उसमें तो सैलरी आ ही जाती है। जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आ जाते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस नहीं आते वो हम बाद में देखेंगे। सैलरीज, सैलरी अलाउंसेस, फिर एन्यूटी अगर आपको मिलती है तो वो, अगर जो पेंशन धरता है यानी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है, वो पेंशन भी सैलरी हेड के अंदर ही आ जाती है। देन अगर आपको एनकैशमेंट ऑफ लीव का कोई सैलरी मिलती है तो वो भी उसमें पकड़ी जाती है। इंसेंटिव आपको जो मिलता है वो भी पकड़ा जाता है सैलरी में। बोनस मिलता है, बोनस, ओवर टाइम, ये भी आपके टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा है। आपका अगर कोई पिछले साल का डिफरेंस मिल जाता है तो वो भी इस साल में वो इंक्लूड किया जाता है। कोई सैलरी एडवांस दे मिलती है, वो भी इसमें आ जाती है। और एक बात बहुत बड़ी की, और जो भी आपको मालिक ने, आपके जो एम्प्लॉयर है, उन्होंने परक्विजिट्स दिए हैं, यानी उसको हम कहते हैं कि आपके लिए जो कुछ अलग सा सुखसोयी दिए है, सुखसोयी म्हणू मराठी में त्याला, ऑल परक्विजिट्स, जैसे कि आपको कोई गार्डनर दिया है, आपको जगह दी है, वो सब, और सभी जो अलाउंसेस है वो भी उसमें आ जाते हैं। और आप अगर वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, या आपके पूरी मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो उस वक्त जो बेनिफिट मिलते हैं उसमें जो भी बेनिफिट्स, यानी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी और जो आपकी जो बैलेंस लीव है वो उसका पगार मिलेगा और प्रोविडेंट फंड मिलेगा, तो उसमें क्या क्या एग्जम्प्ट होगा इसके प्रावधान आयकर एक्ट में है। उसके तहत वो छोड़ के बाकी सब उसका जो भी अमाउंट आ जाएगी वो आपके सैलरी में पकड़ी जाएगी। आपको कंपनी से कोई फ़ी मिलती है, आपके मालिक से, या कमीशन मिलता है, वो भी सैलरी का भाग है। और गवर्नमेंट ने अभी नई पेंशन स्कीम बनाई है, उसके लिए जो भी गवर्नमेंट अपना हिस्सा उसमें डाल देती है, अगर वो 10% के ऊपर है सैलरी के, तो वो भी उसमें आ जाता है। और ये सब चीज़ें हर साल बदलती भी रहती है। अभी मैंने आज कुछ एक्सप्लेन किया तो अगले साल वो होगा ऐसा भी नहीं है, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हर बजट में इनकम टैक्स के कई सारे प्रावधानों में चेंजेस होते हैं। और वो उस साल से, यानी उस जो साल होगा उसका, उससे वो लागू हो जाते हैं। जैसे इसके लिए अभी कौन से परक्विजिट से हम थोड़े मोटे मोटे परक्विजिट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या परक्विजिट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, उसके ज़्यादा भी परक्विजिट हो सकते हैं। एक तो आपको अगर रेंट फ्री क्वार्टर दिया है तो उसका रेंट आता है। अगर आपको सहूलियत के रेट में कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है रहने को तो वो भी आता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके एम्प्लॉयर में रेंट पे ली है और वो आपको दिया है तो उसका रेंट भी उसमें आ जाता है। और आपकी कोई भी जिम्मेवारी जो वेतन वालों की है, नौकर की है, एम्प्लॉय की है, अगर वो मालिक उठाता है तो वो भी उसमें आ जाता है। अगर मालिक की तरफ से आपके लिए कोई प्यून या कोई साफ सफाई वाला कर्मचारी
या कोई गार्डनर या वॉचमैन दिया है, तो अगर उसका जो वेतन, उसका जो सैलरी गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर देता है वो भी उसमें पकड़ा जाता है। अगर आपको गैस का बिल आपका या वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ये एम्प्लॉयर भरता है तो वो भी प्रिक्विजिट में आ जाता है। और अगर गवर्नमेंट वो आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स फ्री कोई लोन देता है तो उस लोन का सूद भी आपकी सहूलियत है, वो भी आपकी इनकम में पकड़ा जा सकता है। आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उसके लिए कौन सा ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ लिमिट तक एग्जाम डे छोड़ के बाकी का अलाउंस उसमें मिल जाएगा। और एक बात है कि अगर आप कुछ कुछ तो मालिक ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आपको सैलरी में इतने दूंगा और उसके ऊपर जो भी आयकर आएगा, टैक्स है इनका, वो मैं भरूंगा। तो वो जो इनकम टैक्स मालिक भरता है, अगर वो आपके सैलरी से कटौती न करके भरता है तो वो भी आपके सैलरी में मिलाया जाएगा और वो बढ़ा के टैक्स है आपको लगाया जाएगा। और अभी कोई गिफ्ट अगर मालिक आपको देता है तो उसके लिए भी 5,000 की लिमिट है, उसके ऊपर अगर कोई गिफ्ट मिली तो वो भी इनकम में पकड़ी जाती है अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो। और अगर कोई आपको मालिक चीज़ दे देता है और उसकी बाजार भाव से कम कीमत लेता है, समझो एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं और कंपनी के मालिकियत की 5-6 मोटर गाड़ियाँ है, तो उसमें से एक कार आपको देना चाहता है या आप उससे खरीदते हैं, तो अगर उसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो आया है तो समझो वो 10,000 रुपये है और आपको 5,000 में वो मालिक दे देता है, तो जो डिफरेंस है वो आपको परक्विजिट में पकड़ा जाएगा। और इसके हर एक के लिए अलग अलग से रूल्स इनकम टैक्स में बनाए हुए हैं। जैसा भी कार एक्सपेंसेस के रिएम्बर्समेंट के लिए है, क्वार्टर्स हो अनफर्निश्ड क्वार्टर्स के बारे में वो सब रूल्स भी है उसमें, वो उसके हिसाब से वो आपको परक्विजिट जो भी एग्जाम नहीं होंगे वो आपको सैलरी में मिलाने पड़ेंगे। हमेशा जो दो चीज़ों के लिए हर एक के दिमाग में, हर एम्प्लॉई के दिमाग में बहुत बड़ी आशंका रहती है, वो 2 अलाउंसेस है, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल रिएम्बर्समेंट। तो उसके लिए भी हर साल कोई ना कोई नया उसमें संशोधन हो जाता है, लेकिन ठोस मोटे तरह से ऐसा है कि आपका जो आपको समझो मालिक की तरफ से हाउसिंग अलाउंस दिया जाता है तो वो टैक्स फ्री नहीं है, अप टू ए सर्टेन लिमिट कोई मर्यादा टैक्स फ्री है। तो पहला है कि आपको पूरा टैक्स हाउस रेंट अलाउंस मिलाना चाहिए और उससे कितनी छूट मिलती है वो चाहिए। उसके एक फॉर्मूला दिया है गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर, जो एक्चुअल से 3 तरफ का आपको कैलकुलेशन पड़ता है। पहला है कि एक्चुअल हाउस रेंट जो आपको मिला हो वो, दूसरा आपके सैलरी के 10% के ऊपर कितना दिया है हाउस रेंट, और तीसरा अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करें तो सैलरी के 50% और अन्य गांव में है तो 40%। तो इस फॉर्मूले से ये तीनों चीज अमाउंट्स आपको निकालने पड़ेंगे और उनमें से जो कम से कम होगी, मिनिमम ऑफ दीज 3, उस लिमिट तक आपको मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस टैक्स फ्री होगा। एक छोटी सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। अगर एक मिस्टर एक्स करके है, वो पूना में सर्विस में है, उनका बेसिक सैलरी ईयरली 4 लाख है, डियरनेस अलाउंस 2.5 लाख उनको मिलता है और अदर अलाउंसेज जो 50,000 मिलते हैं, और उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 60,000 रुपये। बट एक्चुअली वो मकान मालिक को साल के लिए 1,20,000 रुपये किराया देते हैं, तो मिलता है 60,000 रुपये, ये किराया देते हैं 1,20,000 रुपये। तो ऐसा है कि वो मैंने जो पहले फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से निकालना है। तो पहला आता है एक्चुअली हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, वो है 60,000। दूसरा है जो
जो 10% के ऊपर कितना है, तो उनका रेंट पेड है 1,20,000, और अदर अलाउंस छोड़ के जो मिला है पगार सैलरी वो 6,50,000। तो उसके ऊपर का है, उसका 10% आता है 65,000। तो एक्चुअली रेंट पेड 1,20,000, 10% चाहे 65,000, तो उसका डिफरेंस आता है 55,000। और तीसरा, ये पूना में रहते हैं, तो उनके सैलरी के 40%, यानी 6,50,000 के 40% है 2,60,000। तो अभी अब देखें तो पहले हिसाब से आए 60,000, दूसरे से 55,000, तीसरे से 2,60,000। तो उसमें से मिनिमम ये तीनों में से दो, वो जो अमाउंट कम से कम है वो 55,000 है, तो उसको 55,000 ही माफ मिल जाएंगे। यानी ट्रैवलिंग अलाउंस जो 60,000, सॉरी, हाउस रेंट अलाउंस जो 60,000 मिला है, वो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, और उसमें से 55,000 डिडक्ट करके 5,000 रिमेनिंग जो बैलेंस है वो उनके सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये सब बहुत मोटी मोटी बातें हैं, हर एक को अपने अपने परिस्थिति के अनुरूप वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। और जो दूसरा बात आती है वो मेडिकल रीइंबर्समेंट की, तो उसके लिए ऐसा है कि जो भी मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलती है उसमें वो अगर इस तरह की हो, यानी इन द हॉस्पिटल रन बाय द कंपनी, जो भी मालिक खुद हॉस्पिटल चलाता है, तो उसमें जो आपको मिलता है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। और जो भी रीइंबर्समेंट आप जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको इलाज करवाते हैं आपके और फैमिली के, तो वो भी एग्जाम मिलेगी, जो का रीइंबर्समेंट होगा वो आपके या आपके डिपेंडेंट फैमिली के लिए जो मालिक भरते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी एग्जाम रहेंगे। और अगर आप कोई भी जगह डॉक्टर से आप इलाज करवाते हैं या मेडिसिन परचेस करते हैं, तो उसके लिए 15,000 तक का उसका एग्जाम्पशन मिल सकता है। यानी उसके 15,000 रुपये रीइंबर्स मिल गया तो वो आपको एग्जाम्प्ट रहेगा। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं। आपको अगर देखना है तो आपको बेसिक एक्ट पे जाना पड़ेगा, और वो भी हर साल बदलने वाला एक्ट है, तो उसमें कुछ यानी चेंजेस, एक्ट नहीं बदलता लेकिन उसके जो प्रावधान है वो बदलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आज यही रुकेंगे, कल आगे बात करेंगे, तब तक ले नमस्कार।